नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। उस राजधानी लाइव में सबसे पहले बात होगी चंडीगढ़ की। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच केंद्र के साथ 5वें दौर की बैठक किसानों के लिए विफल रही, जिसके बाद 8 दिसंबर को भारत बंद का भी आह्वान काफी अहम माना जा रहा है। अगर इस बंद का असर सफल रहा तो केंद्र को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि संपूर्ण देश और वर्ग किसानों के साथ लामबंद हो रहे हैं। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल इस आंदोलन को समर्थन दे चुकी है, तो वहीं आपको बता दें कि खिलाड़ी, लेखक और अन्य वर्गों के लोग केंद्र को अपने अपने सम्मान वापस लौटाने में लगे हैं ताकि केंद्र पर दबाव बन सके और केंद्र किसानों की मांगों को मान सके। हालांकि आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर महासंग्राम जारी है और इस महासंग्राम के बीच आह्वान यह भी किया गया है कि आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे किसान और प्रदर्शन भी होता हुआ नजर आएगा। विनीत हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। विनीत, कृषि कानूनों को लेकर लगातार ये प्रदर्शन जारी है, महासंग्राम जारी है, किस तरह की उम्मीदें? खबर यह भी है कि चंडीगढ़ में प्रदर्शन होने जा रहा है आज बड़ा। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कामरेड लश्कर सोसाइटी जो है वो आज एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। सीधे तौर पर प्रदर्शन भी नहीं, इसको ये कह सकते हैं कि केंद्र को चेताने के लिए वो किसानों के समर्थन में आज खड़े होते हुए नजर आएंगे। सेक्टर 17 में उनका पहले कार्यक्रम का आयोजन था कि सेक्टर 17 में वो एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अब वो एक प्रेस वार्ता करेंगे जिसमें वो सीधे तौर पर इन कानूनों की खिलाफत करते हुए जो कह सकते हैं किसान है उनका समर्थन करेंगे। और कल कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन चंडीगढ़ के अंदर होता हुआ नजर आएगा जिसमें सभी वर्गों के लोग जो हैं वो सेक्टर 17 में एकत्रित होंगे और यहाँ पर ये सभी वर्गों के लोग जो हैं सीधे तौर पर किसानों को समर्थन देते हुए नजर आएंगे, भारत बंद को समर्थन देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारत बंद की कॉल जो है 8 तारीख की दी गई है और उसमें एक बड़ा प्रदर्शन जो है चंडीगढ़ में होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल इतना जरूर है कि चंडीगढ़ में जिस तरह से सभी वर्ग जो हैं, चाहे उसमें हम कर्मचारी वर्ग की बात करें, चाहे उसमें हम पत्रकार वर्ग की बात करें, चाहे उसमें हम लेखक वर्गों की बात करें, सभी के सभी वर्ग जो हैं ये किसानों को अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं और केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इसके साथ ही तमाम ऐसे लोग विनीत जो कि अपने मेडल तक वापस करने को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें फिर चाहे बॉलीवुड अभिनेता हों जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि हम अपने सम्मानों को वापस कर देंगे। इस बीच क्या माना जाए कि लगातार किसानों को समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना हो। बिल्कुल, देखिए आज 7 तारीख है सुनील, और आज 7 तारीख को ही सभी खिलाड़ी जो हैं, सभी कलाकार जो हैं जो पंजाब से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को समर्थन देते हैं, सभी के सभी आज अपने अवार्ड जो हैं वो केंद्र को वापस लौटाने का काम करेंगे। चाहे इसमें हम अर्जुन अवार्ड की बात करें, चाहे इसमें हम द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें, चाहे इसमें हम पद्म विभूषण सम्मान की बात करें, चाहे इसमें हम पद्म श्री अवार्ड की बात करें, यानी जितने भी सम्मान इन खिलाड़ियों को, कलाकारों को केंद्र की तरफ से नवाजे गए हैं, ये सभी के सभी सम्मान जो है आज लौटाने का काम करेंगे। और सीधे तौर पर यहाँ पर यही बात कहते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं कि जब केंद्र की मोदी सरकार हमारे किसानों का, हमारे अन्नदाता का सम्मान नहीं कर सकती तो फिर ये सम्मान रखने का भी इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। इसी वजह से ये सभी के सभी सम्मान जो है वो किसानों के समर्थन में और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए लौटाने का काम करेंगे। जिसमें अगर हम सबसे पहले जिक्र करें प्रगट सिंह का, कांग्रेस के नेता हैं, एमएलए हैं और भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी भी हैं, भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, और उनके पास जो सम्मान है उस सम्मान को आज वो लौटाने का काम करेंगे। पद्मश्री अवार्ड उनके पास है, उस सम्मान को आज वापस लौटा देंगे। इसके अलावा भी कुछ बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें करतार सिंह की बात करें, वो अपना सम्मान लौटाते हुए नजर आएंगे। और भी कई बड़े खिलाड़ी जो हैं जिनके पास कई तरह के अवार्ड हैं, वो सभी के सभी अवार्ड आज लौटाने की बात करें। और अकेले पंजाब में नहीं सुनील, हरियाणा की भी बात करें तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो है
वो भी हामी भर चुके हैं कि अगर केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तो फिर वो भी अपना जो सम्मान है केंद्र को लौटाने का काम करेंगे। यानी इस तरह से किसानों को जो कह सकते हैं एक बड़ा मनोबल जो है किसानों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से लोग जो है वो किसानों के समर्थन में एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से इतनी कड़कड़ाती ठंड के बीच में भी किसान दिल्ली में मोर्चा लगाए बैठे हैं और कहीं ना कहीं आस लगाकर बैठे हैं कि कभी तो केंद्र की मोदी सरकार जागेगी और उनकी मांगों के अनुरूप या तो कानूनों में संशोधन किया जाएगा या फिर इन कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द किया जाएगा। जी विनीत, इन सब के बीच अगर देखा जाए तो आम आदमी की जो दिनचर्या है वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है। हालांकि केंद्र अपनी जिद पर अड़ा है और किसान अपनी मांगों पर। इन सब के बीच लेकिन आम आदमी का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी को हम नहीं भूल सकते हैं। एक तो कोरोना महामारी के दौर के चलते आम आदमी पहले से ही बदहाल था, लोगों के रोजगार तक छिन गए थे, और अब जैसे जैसे गाड़ियां जब पटरी पर आने लगीं तो अब ये एक और ये बड़ा मसला, और पंजाब सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर रहता है, और ऐसे में तो जाहिर तौर पर बेरंग होती नज़र आ रही होगी। क्या कुछ कहना है लोगों का? आप लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरह की दिनचर्या है और क्या उम्मीदें क्या हैं उन लोगों को भी? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर लोगों की बात करें तो ज़रूर दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं उनकी दिनचर्या जो है वो ज़रूर प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से पहले ही कोरोना महामारी की वजह से लोगों के व्यापार धंधे जो हैं वो चौपट होते नज़र आए थे। कई लोग ऐसे थे जो बेरोजगार होते नज़र आए थे और हज़ारों की संख्या में हरियाणा की बात करें, हरियाणा से कई लोग जो हैं हज़ारों की संख्या में दिल्ली जाते हुए नज़र आते हैं। ये लोग या तो वहाँ पर व्यवसाय करते हैं या वहां पर नौकरियां करते हैं। तो ऐसे में जब बॉर्डर सील हो चुके हैं, आवाजाही जो है वो बाधित हो चुकी है, तो हाँ इन लोगों का दिल्ली में प्रवेश जो है उसमें इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से ये ज़रूर दिल्ली पहुंचने का काम करते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह रहे हैं कि इनको दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग इन दिक्कतों के बावजूद भी किसानों का समर्थन करते नजर आते हैं। ये सीधे तौर पर ये लोग कहते हैं कि आज किसान को दर्द है, तभी किसान ने इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। और ये लोग जो कहते हैं कि उनको भले ही दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन वो किसानों के इस दर्द में उनके साथ खड़े हैं। आपने सुनील पिछले दिनों भी देखा होगा कि कई जगहों पर इस तरह की खबरें आई कि बारातें निकल रही थी और इस आंदोलन की वजह से वो बारातें जो है वो अपने तय स्थान पर नहीं पहुंच पाई, और कई जगह पर तो दूल्हे जो थे वो अपनी लग्जरी कारों से उतरकर ट्रैक्टरों पर चढ़ते नजर आए और इस आंदोलन को समर्थन करते नजर आए। यानी इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सड़कों पर देखने को मिल रही हैं कि हर कोई वर्ग जो है वो आज किसान के इस आंदोलन में उसके साथ खड़ा है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक किसानी आंदोलन है। बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे जो हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। तो जब इस तरह से इतना बड़ा तबका जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे और केंद्र की मोदी सरकार का विरोध जताने का प्रयास करे, तो फिर सबको लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों को दर्द है, और उसी दर्द के चलते आज किसान जो है सड़कों पर बैठने पर मजबूर है। नहीं तो ये वो किसान है जो देश का अन्नदाता कहा जाता है, जो देश का पेट भरने वाला किसान है, वही पेट भरने वाला किसान आज खुद सड़कों पर बैठकर रोटी खाने पर मजबूर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र को जरूर संजीदगी से विचार करने की जरूरत है कि जल्द से जल्द किसानों के साथ वार्तालाप कर इस समस्या का हल निकाले और किसानों को उनको उनके घरों पर कहीं ना कहीं खुशहाली से भेजने का काम किया जाए, ताकि दोबारा से किसान भी अपने काम धंधे में लग सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विनीत, लेकिन विनीत इन सब के बीच ये भी जानने की कोशिश करूंगा मैं आपसे कि अब तक पंजाब पर संकट के बादल भी मंडरा रहे थे, क्योंकि ट्रेनें काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई थी, रेलवे ट्रैक जाम थे, लेकिन अब मालगाड़ियां जो हैं आ जा रही हैं, लेकिन यात्री ट्रेन अभी भी शुरू नहीं हुई हैं पंजाब में। ऐसे में वो स्थिति जो अब तक खतरे के बादल थे, क्या वो छटने लगे हैं? और जो यात्री ट्रेन अभी तक नहीं शुरू हुई हैं उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं? देखिए सीधे तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जिस तरह से ट्रेनों की आवाजाही जो है
वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब ये आवाजाही जो है ये पूर्ण रूप से खोल दी गई है। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यात्री ट्रेनें जो हैं उनकी सुविधा को भी शुरुआती दौर में शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा अगर हम मालगाड़ियों की बात करें तो उसकी आवाजाही अपने समय पर होती हुई पंजाब में नजर आ रही है, और इससे पंजाब का जो कह सकते हैं, पंजाब को जिस चीज की कमी थी, चाहे हम यूरिया की बात करें, चाहे बारदाने की बात करें, चाहे कोयले की बात करें, तो उस कमी को पंजाब की कैप्टन सरकार जो है वो लगातार दूर करने की कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि किसान आंदोलन के चलते बिजली की जो खपत है उसमें भारी कमी देखने को मिली है। जिस ढंग से पहले जितनी खपत होनी चाहिए थी उतनी खपत बिजली की अब नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपूर्ति जो है वो पूर्ण रूप से सरकार लोगों को मुहैया कराने में सक्षम सी हो पाई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यात्री ट्रेनों को लेकर अभी भी संघर्ष जो है वो जारी है, क्योंकि कई इलाकों में अभी भी किसान जो है, भले ही दिल्ली में मोर्चा लगाए हों, लेकिन कुछ इलाकों में जो किसान है वो अभी भी डेरा लगाए बैठे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं, खास करके अमृतसर के आसपास के इलाकों की बात करें, कि यहां पर हम यात्री ट्रेनें तब तक नहीं चलने देंगे जब तक केंद्र की मोदी सरकार हमारी मांगों के अनुरूप फैसला लेने को तैयार नहीं होती। और अब तो सीधे तौर पर हां और ना की सिचुएशन बन चुकी है। पिछली मीटिंग में भी, जो 5वें दौर की मीटिंग थी, उसमें भी कुछ पोस्टर इस तरह के किसानों के हाथ में देखे गए कि यस और नो, आप सीधे तौर पर बताएं कि आप केंद्रीय कानूनों में बदलाव करने को तैयार हैं या उनको रद्द करने को तैयार हैं या फिर नहीं। अब किसान हाँ या ना की लड़ाई में पड़ चुके हैं कि आप क्लियर बताएं कि आपका फैसला क्या है। अगर आप किसानों के पक्ष में हैं और इन कानूनों को रद्द करना चाहते हैं तो फिर हाँ में अपना जवाब दें, और कोई बात किसान अब सुनने को तैयार नहीं होगा। हालांकि छठे दौर की बैठक जो है वो भी जल्द बुला ली गई है, 9 तारीख को बैठक होगी जिसमें किसान जत्थेबंदियां शामिल होंगी, लेकिन उसमें भी यही बात होगी कि आप बताएं कि आप कानूनों को रद्द करते हैं, अगर नहीं करते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और फिर वार्तालाप करने का भी कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो ऐसे में केंद्र पर दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और भारत बंद की कॉल, अन्य कई प्रदर्शनों की कॉल ने इस आंदोलन में घी डालने का काम किया है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर तो ये बंद का असर पूर्ण रूप से देखने को मिल सकता है, लेकिन भाजपाई शासित जो राज्य हैं वहां पर इसका असर किस तरह से देखने को मिलता है और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो सरकार करती नजर आती है, ये एक बड़ा सवाल है। जी विनीत, अभी हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री से, और उन्होंने वहां पर भी इस बात को कहा कि जल्द से जल्द ये गतिरोध जो है वो समाप्त हो जाए, ताकि जीडीपी स्तर जो गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि देखिए बिजली का संकट तो है, इसके साथ साथ रेवेन्यू का भी बड़ा मसला है। देखिए, बिल्कुल अर्थव्यवस्था एक बड़ा मसला है, और रेवेन्यू जो है पंजाब को कहीं ना कहीं, रेवेन्यू अगर हम बात करें तो अलग अलग जो साधन है रेवेन्यू के, उससे पंजाब को रेवेन्यू जो हो मुहैया होता है। एक्साइज की बात करें, डीजल पेट्रोल पर लगने वाले वैट टैक्स की बात करें, ये वो माध्यम है जो पंजाब को रेवेन्यू जो है जनरेट करके देते हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर जो व्यापार धंधे हैं, जो उद्योग हैं, वो रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है। इसके अलावा रोड टैक्स की बात करें, कई अलग अलग टैक्स हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं, सरकार का जो माली खजाना है उसमें इजाफा करने का काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि जीएसटी का जो रिफंड केंद्र से आना चाहिए वो समय पर केंद्र से नहीं आ पा रहा है। इसके अलावा केंद्र ने रूरल डेवलपमेंट फंड जो है 1000 करोड़ का जो ये फंड था, इस पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कई बड़ी स्कीम्स थी जिसके माध्यम से पंजाब जो है कहीं ना कहीं तरक्की की तरफ बढ़ता नजर आता था, वो स्कीम भी फिलहाल रुकती सी नजर आ रही है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था पंजाब की पूरी तरह से प्रभावित होती नजर आ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को ना तो रॉ मटेरियल मिल रहा है, और अगर रॉ मटेरियल मिल भी रहा है तो वो जो माल तैयार करता है वो माल जो है ट्रकों के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये मुमकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस वक्त दिल्ली जो है पूरी तरह से सील है। तो ऐसे में तभी कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार केंद्र से कह रहे हैं कि पंजाब को इस आर्थिक संकट से उबारने का काम केंद्र की मोदी सरकार करे, इस आंदोलन को तुरंत प्रभाव से खत्म कराने का काम करे और पंजाब की आर्थिक मदद करने का भी काम करे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते पहले ही पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा डगमगाई हुई है। तो ऐसे में इस आंदोलन ने इस अर्थव्यवस्था को और ज्यादा खराब करने का काम किया। तो इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं ये जरूर कह रहे हैं कि आप तुरंत इस आंदोलन को खत्म कराएं, लेकिन मांगों को जरूर माने। यहां पर कैप्टन ये भी कह रहे हैं कि आप किसानों की मांगों को जरूर माने, ताकि ये आंदोलन खत्म हो सके और पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है दोबारा अपनी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आए। लेकिन
बड़ा संकट है पंजाब के ऊपर, क्योंकि जब भी कैप्टन सरकार ने जिस समय भी कार्यभार संभाला तो उस समय भी अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। ये तक कहा गया था कि पिछली जो शिरोमणि अकाली दल भाजपा की सरकार थी वो एक बड़ा कर्ज का बोझ जो है वो पंजाब के सिर पर छोड़ कर गई है। तो ऐसे में इस कर्ज के बोझ को हालांकि कैप्टन सरकार कुछ हद तक कम करने में कामयाब हो तो पाई है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी ये कर्ज जो है वो खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से पहले ही माली खजाना जो है वो पंजाब का खाली है। और अब इस तरह के संकट, इस तरह की महामारी का आना और उसके बाद आंदोलन का खड़ा होना, इसने और ज्यादा पंजाब की अर्थव्यवस्था को धक्का लगाने का काम किया है। जी विनीत, देखिए ये सारी बातें लगातार हम आप बता भी रहे हैं कि वहाँ क्या स्थिति है चंडीगढ़ में, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि चंडीगढ़ से ही संचालित होती हैं चीज़ें जो हरियाणा और पंजाब के लिए बनती हैं, वहाँ के लिए उनकी कलम लिखी जाती है। ऐसे में हरियाणा का भी पूरा समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हरियाणा के तमाम लोग जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं कृषि कानूनों को, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल बयान देते हैं इस तरीके के कि इन आंदोलन के पीछे बाकी लोगों का हाथ है, साजिश के तहत ये चीज़ें हो रही हैं। और इसी बीच चरखी दादरी से बबीता फोगाट जो बीजेपी की नेता भी हैं वो भी समर्थन तो कर रही थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाया गया है, ठीक उसी तरह कृषि कानूनों को लेकर भी भ्रम फैलाया गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं और विपक्ष इसमें कामयाब होता नजर आ रहा है। यानी कि अभी भी कुछ दबी जुबान में इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि कृषि कानून जो बने हैं वो किसानों की बेहतरी के लिए हैं। किस तरह से देखा जाए, क्योंकि खुद ये सब लोग अपने आप को किसानों का मसीहा बताते हैं विनीत। देखिए, सीधे तौर पर सुनील, अगर हम कृषि मंत्री की बात करें तो कृषि मंत्री का जिस तरह से कल एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जेपी दलाल अभी भी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मसले को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हुए नजर आए। वो एसवाईएल का जिक्र यहाँ पर करते नजर आए कि किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, तो पंजाब और हरियाणा के किसान जहां एकजुट है तो वो पंजाब के किसानों से आग्रह करें, पंजाब सरकार से आग्रह करें कि एसवाईएल का पानी जो है वो पंजाब हरियाणा को देने का काम करे, ताकि दक्षिणी हरियाणा की प्यास भी बुझती नजर आई। यानी उन्होंने डाइल्यूट करने की कोशिश की इस पूरे के पूरे मसले को। दूसरी तरफ बबीता फोगाट की बात करें तो इस वक्त बबीता फोगाट जो है वो पूर्ण रूप से भाजपा समर्थित एक कार्यकर्ता की भूमिका के रूप में नजर आती है। बबीता जब भी भाजपा के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो तुरंत उसका जवाब ट्वीट के माध्यम से देती नजर आती है, क्योंकि हाँ, इतना जरूर है कि बबीता फोगाट जरूर एक खिलाड़ी हैं, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, बीजेपी की सीट पर बीजेपी का दामन भी थामा, तो ऐसे में जरूर महत्वाकांक्षा रहती है कि अगले चुनाव में भी, हालांकि उनको जीत नहीं मिली, लेकिन उनको उम्मीद है कि अगले चुनाव में भी बीजेपी जो है वो उनको टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी और उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। और जैसे ही संदीप सिंह, जो कि फ्लिकर सिंह के नाम से भी जाने जाते थे, वो जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, तो योगेश्वर दत्त की बात करें, बबीता फोगाट की बात करें, जो नहीं जीत पाए चुनाव, उनकी महत्वाकांक्षा और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई कि सरकार इनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का काम करे। और इसी लालसा के चलते बबीता फोगाट जो है वो कई बार इस तरह के ट्वीट करती नजर आई है, जिस पर बड़े विवाद भी होते नजर आए हैं और सीधे तौर पर लोग उनको कहीं ना कहीं ये भी कहते नजर आए कि ये भी बीजेपी के अंधभक्तों में शामिल हो चुकी हैं। तो ऐसे में जरूर बड़े मसले हैं, बयानबाजियों को लेकर कई तरह के तनाव की स्थिति भी देखने को मिली है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर इस तरह की बयानबाजियां जारी रही तो फिर हरियाणा में भी पंजाब की तर्ज पर बीजेपी नेताओं का गांव में घुसना, सड़कों पर उतरना मुश्किल सा होता नजर आएगा, क्योंकि यहां पर भी फिर किसान जो हैं, खापे जो हैं, वो काली झंडियां दिखाने का काम करेंगी। हालांकि जेपी दलाल का तो हुक्का पानी बंद करने की बात पहले ही हरियाणा की खापे कर चुकी हैं कि इनका जो हुक्का पानी है वो बंद करेंगे। तो ऐसे में जब हुक्का पानी बंद हो जाएगा तब इनके बयान किस तरह के आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश जरूर है बीजेपी नेताओं की कि कभी वो खालिस्तानी बयान दे देते हैं कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी शामिल हो चुके हैं, कभी कह देते हैं कि कामरेडी विचारधारा के लोग शामिल हो चुके हैं, कभी एसवाईएल का जिक्र कर देते हैं, कभी किसी और चीज का जिक्र कर देते हैं। यानी डिल्यूट करने की पूरी कोशिश है कि इस आंदोलन का जो ध्यान है वो दूसरी तरह केंद्रित किया जाए और किसी तरह से इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। लेकिन इस तरह की बयानबाजियों की बात भी सुनील, आंदोलन जो है वो कमजोर होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि और तेज होता नजर आ रहा है। और इस वक्त तो दिल्ली के सभी एंट्री गेट जो हैं, एंट्री बॉर्डर जो हैं, वहां पर किसान धरना दिए बैठे हैं
केंद्र को समझना होगा कि कब तक इस तरह के बयानबाजियों के बीच वो किसानों को बरगलाने की कोशिश करते रहेंगे। असल मुद्दा यही है कि किसानों के साथ बैठकर संजीदगी से उनकी मांगों पर विचार करें और कहीं ना कहीं इन कानूनों में किसानों के मन मुताबिक शोध करने का काम करें, तभी ये जो आंदोलन है ये खत्म होगा। इस तरह की बयानबाजियों से आंदोलन जो है वो खत्म होने वाला नहीं है जी। और इस बीच एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है विनीत, जहां पर हरियाणा में और पंजाब में किसानों की जो महिलाएं हैं वो मोर्चा इसलिए संभाल लेती हैं क्योंकि कंगना रनौत लिख देती हैं कि आंदोलन में जो लोग जा रहे हैं वो 100 रुपये दिहाड़ी पर जाते हैं। यहाँ तक कह दिया गया पंजाब की महिलाओं के द्वारा कि हमारे आंगन में आइए, यानी कि सीधे तौर पर कंगना को अपने अंगना में बुलाने की बात कही गई और 5,000 रुपये दिहाड़ी देने की बात कही गई कि गोबर उठाओ, समझ में आएगा कि किसान की ज़िंदगी क्या होती है। बिल्कुल, देखिए किसान मेहनत करता है खेत के अंदर, और किसान जब अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरता है तो उसको लेकर जिस तरह की कह सकते हैं गलत शब्दावली का इस्तेमाल कंगना रनावत ने किया तो फिर मतभेद होना लाजमी था और बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिला। और जिस तरह से पंजाब के कलाकारों ने जम के कंगना रनावत की आलोचना की और उसके बाद पंजाब की किसान महिलाओं की बात करें, वो सीधे तौर पर ये कहती नजर आई कि एक बार खेत में समय बिताकर तो देखो, आपको भी पता लगेगा कि आखिर खेती कितना मुश्किल और जटिल सब्जेक्ट हो चुकी है। तो ऐसे में जरूर यहाँ पर नसीहतों का दौर जारी है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कंगना जैसी अभिनेत्रियों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इतने बड़े मसले के ऊपर वो किस तरह का ट्वीट करती नजर आ रही हैं, किस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल एक तरफ जहां लोकप्रियता उन्हें मिली, देश भर के कई राज्यों ने उनका समर्थन किया। जब मुंबई में उनके साथ जो भी हुआ, उनके दफ्तर को बीएमसी के द्वारा तोड़ा गया, जहां वो सुर्खियां बनी, उन्होंने लोकप्रियता बटोरी, हर कोई उनके साथ खड़ा हो गया। अलग अलग तरीके से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा, उनको छतरानी बताया जाने लगा, उनको झांसी की रानी बताया जाने लगा। लेकिन अब उन्होंने जो ट्वीट किया विनीत, उसके बाद तो स्थिति ऐसी हो गई कि हर कोई अब सीधे सीधे, हालांकि डिलीट कर दिया गया ट्वीट, लेकिन एक ट्वीट ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए कंगना की मानसिकता पर। देखिए कंगना की मानसिकता की बात करें तो ये तक मुहिम चलनी शुरू हो चुकी है कि मानसिक संतुलन जो है कंगना खो चुकी हैं। गेट वेल सून की मुहिम जो है वो पंजाब में शुरू होती नजर आई। इसके अलावा #बायकॉट कंगना रनौत जो है वो मुहिम पंजाब में शुरू होती नजर आई। ये भी कलाकारों की तरफ से कहा गया कि फंड रेजिंग कैंपेन जो है वो शुरू करेंगे ताकि एक फंड एकत्रित किया जाए जिससे कंगना का जो मानसिक इलाज है वो करवाया जा सके, जिस तरह की वो यहाँ पर ट्वीट करती नजर आई है। इसके अलावा ये भी कह दिया गया कि कहीं ना कहीं कंगना रनौत जिस तरह का बयान दे रही हैं तो इस बयान को चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और चंडीगढ़ पुलिस के पास शिकायतें भी जानी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा मानहानि का जो मुकदमा है वो भी जल्द कंगना के खिलाफ यहाँ के जो लोग हैं वो दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके वकील वर्ग जो है वो खुद कंगना के इस बयान का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और खुद एक्शन लेता हुआ इसके खिलाफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें तो जरूर बढ़ने वाली है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के ट्वीटों ने उनकी मानसिकता को स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह के सत्ता के लालच के चलते या फिर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चलते वो कहीं ना कहीं एक ऐसे वर्ग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्ग आज अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पर डटा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंजाब और हरियाणा की स्थिति को समझने और भांपने के बाद अब रुख करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का। नए किसान कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के 11वें दिन भी किसानों का वही रंग दिखाई दिया। एक तरफ हजारों किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत बंद का समर्थन देने के लिए अब विपक्षी पार्टियों की होड़ लग गई है। एक के बाद एक पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान सामने आ रहे हैं और सभी ने एक सुर में कहा है कि हम किसानों के भारत बंद को समर्थन देते हैं। विपक्ष के साझा बयान में सोनिया गांधी समेत 11 बड़े नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मांग पूरी करे। इनमें एनसीपी नेता शरद पवार, सीताराम येचुरी के साथ ही डीएमके के चीफ MK स्टालिन और फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, भाकपा के महासचिव डी राजा और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के साथ ही AIFV के महासचिव देवव्रत विश्वास और RSP के महासचिव मनोज भट्टाचार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारत बंद का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और देश के बाकी राज्यों की अगर स्थिति देखी जाए तो हर एक राज्य के जो विपक्षी दल हैं वो अब किसानों के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजीव, एक तरफ तो स्थिति ये भी बताइए कि फिलहाल क्या है बॉर्डरों पर, हर एक बॉर्डर चाहे वो हरियाणा से लगा हो या यूपी से, दिल्ली में एंट्री पॉइंट पर क्या कुछ स्थिति है वो तस्वीर समझाएं। और दूसरा, राजधानी की अगर बात की जाए दिल्ली की, तो यहाँ पर जो बाकी राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष है, वो किस तरह की गर्माहट पैदा कर रहा है इस सर्दी के मौसम में? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसान जो अभी तक कहीं ना कहीं सरकार के आमने सामने खड़े हैं और कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप कानून वापस नहीं लेंगे तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन के लिए तैयार हैं। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं, यानी दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए या फिर पंजाब जाने के लिए या फिर कहें गाजियाबाद जाने के लिए या फिर यूपी जाने के लिए तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर रखे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो कह सकते हैं भारत बंद का जो ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से, उसको समर्थन मिल सके। मगर आप बात करें जिससे कि समर्थन की, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समर्थन मिलता चला जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, यानी यूपी की पार्टी है मुलायम सिंह की, तो वो भी समर्थन दे रही है, दिल्ली की पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी समर्थन दे रही है, तृणमूल कांग्रेस है वो भी समर्थन दे रही है, एनसीपी है वो भी समर्थन दे रहा है, यहाँ तक कि सोनिया गांधी के जो 11 गठबंधन दल है, तो वो तमाम सारे नेता किसानों के साथ हैं और सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जो किसानों के हित में हितैषी बिल जो लेके आई है वो हितैषी नहीं है, बल्कि उनके विरोध है और उसको कानून को वापस लेना होगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तो हम किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ अगर किसी भी हद तक यानी किसी भी प्रदर्शन तक जाना पड़ा तो जाएंगे। मगर किसान अभी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि पहले भी लगभग 5 बार बैठक हो चुकी है सरकार के सामने और सरकार अभी भी किसानों की बातों को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही है, ना कि उन्हें लिखित में
नहीं जा रहा है। मगर बात करें 5वीं वार्ता की, तो वो भी उसमें भी किसानों की तरफ से जो संगठन थे उन्होंने एक कह सकते हैं नेम प्लेट बोर्ड लेकर उस पर यस और नो का लिखकर और उसमें सरकार से जवाब मांगा था कि आप यह बिल को कह सकते कानून को वापस लेंगे या नहीं, या हमें लिखित में दीजिए। मगर सरकार कहीं ना कहीं राजीव अभी क्या स्थिति है, ये ठीक है, यस एंड नो का बोर्ड लगाया था और बताया भी था किसान इस मूड में नहीं है बिल्कुल कि अब कुछ वार्ता हो, वो चाहते हैं कि इस पर हाँ या ना में जवाब दे सरकार। लेकिन अभी फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है? और दूसरा ये कि क्या जो दूध, सब्जियां और फल की सप्लाई है वो दिल्ली में लगातार हो पा रही है? कितनी तैयार है दिल्ली उसके लिए और कितना प्रभावित है दिल्ली वासी? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के जो तमाम रास्ते बंद है तो कहीं ना कहीं सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, ये सारी सब्जी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा चलता है और ये सब चीज बाधित हो चुका है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें स्टॉक की, अगर बाजारों के अंदर जो स्टॉक था या फिर कहीं कहीं सरकार के पास जो स्टॉक था वो अब कहीं ना कहीं जनता को दिक्कतें कर रहा है। और उसके लिए कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट हो रही है, क्योंकि जो बाजारों के अंदर यानी फुटकर जो बाजार है उसके अंदर सब्जी वगैरह, दूध वगैरह भी महंगा होता चला जा रहा है, क्योंकि सिर्फ दुकानदारों के पास एक ही जवाब है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, इसीलिए जो स्टॉक पड़ा है वो ही मनमानी रेटों पर मिल रहा है। मगर जनता परेशान होती जा रही है और सरकार से एक उम्मीद कर रही है कि सरकार किसी भी तरीके से किसानों की मांगों को माने या फिर रास्ता खोले, ताकि उनको जो सब्जी वगैरह, दूध वगैरह की जो दिक्कतें आ रही हैं वो कम से कम मिल सके। मगर अभी भी सरकारें कहीं नहीं सोच रही हैं, क्योंकि सिर्फ दिल्ली की सरकार है वो किसानों के बारे में सोच रही है और जो केंद्र की सरकार है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। जी राजीव, दिल्ली में सप्लाई की अगर बात की जाए सब्जियों की, फलों की या दूध की, ये जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो डेली दिनचर्या की स्थिति इनमें रहती है राजीव, ऐसे में आज़ादपुर मंडी की क्या स्थिति है, ओखला मंडी क्या कुछ तस्वीरें हैं, और अगर बात की जाए जो एक और गाजीपुर बड़ी दिल्ली जहां पर मंडी है वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर पूरी तरह से सामान पहुंच रहा है, किसान पहुंच रहा है वहां पर लेकर सब्जियां? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें ओखला मंडी की या आजादपुर मंडी की या फिर गाजीपुर मंडी की, वह तमाम रास्तों पर यानी कि सभी जो बॉर्डर है वो बंद है और कहीं ना कहीं सब्जियों की भी आवाजाही अब नहीं हो पा रही है। मगर जो बात करें जो थोड़ा बहुत स्टॉक में जो कह सकते हैं माँ के जो आड़त है उनके पास पड़ा हुआ है, मगर वो भी अब मन मर्जी रेट पर बेचे जा रहे हैं। और जब होलसेल में महंगे दामों पर बिकेगा तो रिटेल में सोचिए आपके उसकी कीमत क्या होगी। मगर बात करें रिटेल की तो रिटेल, लेकिन राजीव किसानों ने तो इस बात से सीधे तौर पर कहा था, इस बात का समर्थन किया था कि हम फल, सब्जियां और दूध की सप्लाई को बाधित और प्रभावित नहीं करेंगे, उन वाहनों को हम जाने देंगे। क्या वो वाहन जा पा रहे हैं और क्या कुछ तस्वीर बदली है दिल्ली की? अगर वो वाहन नहीं पहुंच पा रहे, सब्जियां मंडियों में नहीं पहुंच पा रही, तो फिर तो आसमान छू रहे होंगे सब्जियों के दाम दिल्ली के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, बेशक किसानों ने कहा था कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो सब्जी वगैरह आती है या फिर दूध वगैरह आता है हम उनको रोकेंगे नहीं। मगर जो जाम की स्थिति बनी हुई है उसके पीछे आप सोचिए, अगर 50 गाड़ियां खड़ी हैं और उसके पीछे एक सब ट्रक खड़ा हुआ है सब्जी का, अगर वो कैसे आएगा वो अंदर तक या दिल्ली के अंदर तक, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें कर रहा है। इसीलिए वो पीछे के जाम के अंदर ही फंसे हुए हैं ताकि वो अंदर ही नहीं आ पा रहे हैं, न कि मंडियों तक आ पा रहे हैं। मगर स्थिति को कोई काफी हद तक संभालने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी भी संभल नहीं पा रही है। मगर बात करें रिटेल मार्केट की, तो रिटेल मार्केट भी लगभग अब आलू के दाम भी लगभग 100 रुपए के आसपास जा चुके हैं, प्याज के दाम भी 100 रुपए के आसपास जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब दिक्कतें जनता को आ रही है और जनता कहीं ना कहीं एक ही उम्मीद कर रही है कि सरकार किसी भी तरीके से उन तक ये चीज पहुंचाए। बेशक प्रदर्शन होता रहे मगर जो उनकी सुविधाएं हैं वो तक उन तक पहुंचाई जा सके। मगर सरकार के पास अपने जवाब है कि रास्ते बंद है तो वो नहीं मंगा सकते हैं, कोई ना कोई दिक्कतें जरूर है। मगर अभी भी किसान उसी बात पड़े हुए हैं। बेशक छठी दौर की बात होनी है 9 तारीख को, और उससे पहले 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया हुआ किसानों की तरफ से, मगर सभी पार्टियां उनका समर्थन जरूर दे रही है। मगर जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि जनता अभी तक परेशान नजर आ रही है, दिल्ली की खास तौर पर। जी, दिल्ली पुलिस ने रोडमैप भी जारी किया था और बताया गया था कि किन किन बॉर्डरों पर विषम स्थिति है जहां पर आप जाने से बचें और किन किन बॉर्डरों से आप आवागमन कर सकते हैं। राजीव, तो क्या वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू हैं? वहां मोर्चा संभाला हुआ है? दिल्ली पुलिस ने व्यवस्थाओं को ठीक ठाक करके रखा हुआ है क्या?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से गाजीपुर मंडी की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जो गाजियाबाद का बॉर्डर है वहां से भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने काफी हद तक कुछ सामान्य स्थिति को संभालने की कोशिश जरूर की थी। मगर बात करें किसानों की तो किसानों ने बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया था, मगर उनको थोड़ा बहुत रास्ता पुलिस बल के हिसाब से उन्होंने अपने तरीके से लिया और किसानों से, और कहीं ना कहीं जो छोटी गाड़ियां हैं यानी कार है या बाइक है उनको आने जाने की परमिशन मिल रही है, यानी कि वो भी किसी भी तरीके से साइड होकर निकल जाते हैं। मगर जो बड़ी गाड़ियां यानी कि ट्रक वगैरह है जिसमें सब्जियां आनी है या दूध आनी है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को अभी कड़े कानून कड़े नियम अपनाने पड़ेंगे या फिर किसानों से कुछ अनुरोध करना पड़ेगा ताकि इन गाड़ियों को आने जाने की रास्ता मिल सके। मगर अभी भी दिक्कतें आ रही है, इसीलिए किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव, बदरपुर बॉर्डर भी पड़ता है, ऐसे में फरीदाबाद बल्लभगढ़ के साथ ही पलवल का किसान और फिर यूपी भी लग जाता है, यूपी का भी किसान वो पहुंचता है ओखला मंडी। वहां की क्या स्थिति है? क्या बदरपुर बॉर्डर पर आवागमन सुचारू है या वहां पर भी सील कर रखा है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बदरपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी किसानों ने समर्थन दिया है। यहाँ तक कि जो कह सकते हैं टोल टैक्स है वहां तक के उन्होंने जाम कर रखा है, और यहाँ किसान जितने भी हरियाणा के हैं या फिर यूपी के हैं तमाम इन रास्तों को बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अब 8 तारीख के लिए कुछ कह सकते हैं, अब आज 7 तारीख हो गई, कल 8 तारीख हो जाएगी, और उसी के लिए समर्थन के लिए हर तरीके से किसान उतरा हुआ है, चाहे वो हरियाणा का है या पंजाब का है या यूपी का है और कहीं और किसी और राज्य का है। मगर सब तरीके से किसान एक दूसरे को समर्थन दे रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहा है। मगर तमाम बॉर्डरों की बात करें तो बॉर्डरों की स्थिति भी जाम से निपटने के लिए काफी दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि जाम बहुत ज्यादा लंबा लगा हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल पा रहा है। और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अगर किसी छोटे रास्ते से भी बात करें तो लाने की, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां उन छोटे रास्तों से नहीं आ पाती है। छोटी बाइक वगैरह या कार वगैरह तो थोड़ी बहुत निकल भी जाती है, मगर किसी भी तरीके से, मगर बड़े ट्रक कैसे निकल पाएंगे आप ये सोचिए जरा। जी राजीव, पहले ये था कि कोरोना महामारी है इसलिए आप लोग घरों में रहें, घरों से ना निकलें, बाहर निकलेंगे तो कोरोना लेकर जाएंगे, लेकिन अब ये है कि आप बाहर निकलेंगे तो जाम में फंस जाएंगे, इसलिए आप बेहद ज़रूरी ही काम से बाहर जाएं। ऐसे में आम आदमी की ज़िंदगी तो ठप होकर रह गई। पहले कोविड की वजह से घर में कैद था, अब दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, इस वजह से वो कैद हो जाए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, बेशक सरकार ने कम से कम 6 महीने का समय हुआ है लगभग कह सकते हैं उसका कोरोना का, और कोरोना काल के अंदर आप सोचिए जब सबको लॉकडाउन किया हुआ था, सब घरों के अंदर थे, अगर थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह लेनी भी पड़ती थी, खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो वो भी ऊंचे दामों पर लेनी पड़ती थी, वो भी गिने चुने, आप छाटा छूटी नहीं कर सकते, मतलब अच्छी या बुरी सब्जी नहीं देख सकते, सिर्फ जैसा दुकानदार दे रहा वैसा लेना पड़ रहा था, और ऊंचे दामों पर, मतलब 100 रुपए से ज्यादा के दाम लेने पड़ रहे थे उस टाइम भी। मगर अभी भी स्थिति वही चल रही है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन बंद है, किसानों की तरफ से बंद कर दिया गया है, हर तरीके से रास्ते बंद हैं, मगर अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। 100 रुपए से ज्यादा सब्जियों के दाम हैं, और सोचिए अगर 500 रुपए की एक सब्जी एक व्यक्ति लेने जा रहा है तो गिनती की 4 सब्जी या 5 सब्जी लेके आ पाएगा, और वो भी 1-1 किलो, और वो भी आप सोचिए पूरे हफ्ते भी नहीं चल पाती है, और किसी भी तरीके से वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि काम धंधे वैसे भी नहीं है, कोरोना काल की वजह से भी नौकरियां चली गई और काम धंधे चले गए, बिजनेस है नहीं अब, और ऊपर से किसानों का प्रदर्शन ये भी दोहरी मार कर रहा है। किसान दिल्ली की जनता अब पिसती चली जा रही है, क्योंकि उनके पास ना तो काम है, ना ही पैसे हैं, और ना ही सब्जी वगैरह दूध वगैरह खरीदने के लिए इतने ऊंचे दामों पर कहां से लेके आए वो। जी हम ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं राजीव, ये गाजीपुर बॉर्डर की है, यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद वाला वो मार्ग, दिल्ली गेट, जहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। ये यूपी पुलिस, गाजियाबाद पुलिस ने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन इस बॉर्डर की अगर बात की जाए राजीव, तो यहाँ इस बॉर्डर पर पुलिसकर्मी मुस्तैद दिख रहे हैं, वो न बाइक को आवागमन करने दे रहे हैं, वापस लौटाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही गाड़ियों को भी वो डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी कि किसानों के साथ साथ बाकी आम नागरिकों का भी आवागमन बंद। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, बेशक यूपी पुलिस की बात करें या हरियाणा पुलिस की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम जो रास्ते हैं यहाँ पर पुलिस व्यवस्था पूरी करी हुई है, मगर एक चीज स्पष्ट है, यहाँ पर छोटी गाड़ियों को भी निकलने नहीं दिया जा रहा। किसी भी तरीके से अगर छोटी बाइक वगैरह या किसी भी तरीके से निकलने की भी कोशिश करे तो इन रास्तों से निकल नहीं सकता है। सिर्फ डाइवर्जन के नाम पर सिर्फ उनको कह दिया जाता है यहाँ से रास्ता नहीं है, आप किसी और रास्ते से जाइए। बेचारा वो परेशान होता हुआ किसी और रास्ते से जाने की कोशिश करता है, या तो जाम का सामना करना पड़ता है या फिर
ऐसे रास्तों में जाके फंस जाता है दोबारा से, ताकि वहां से भी यही सुनने को मिलता है ट्रैफिक की वजह से कि यहाँ से भी रास्ते बंद नहीं है और किसी और रास्ते से जाइए, मगर वो जाए किधर यही समझ में नहीं आता उसको, और अपना परेशानी का चेहरा लेकर वो वापस कहीं ना कहीं वापस चला आता है, या फिर किसी ऐसे रास्ते से जाने की कोशिश करता है जहां सर जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, और कहीं ना कहीं अपने काम धंधे के लिए जाने के लिए बेचारे को कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ती है, मगर सरकार उनके बारे में नहीं सोच पा रही है, ना ही सरकार सोच रही है, ना ही किसान सोच रहे हैं, क्योंकि कम से कम छोटी गाड़ियों को रास्ता तो मिले, मगर वो भी नहीं निकल पा रहा है अभी भी। जी राजीव, देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो तबका जो रोज़ कमाने खाने वाला है। आपको याद होगा जब कोरोना काल नहीं था उसके पहले पलवल से लेकर मथुरा से लेकर जो यूपी से और हरियाणा का जो डेली कमाने खाने वाला दिल्ली जो नागरिक आता था, वो ट्रेनें, लोकल ट्रेनें भर के आती थीं, फिर चाहे महिला स्पेशल ट्रेन ही क्यों ना हो। लेकिन अब तो वो ट्रेन भी बंद हैं, लोकल ट्रेन कोविड की वजह से, कुछ स्पेशल ट्रेन ही चल रही हैं चुनिंदा, उसमें वो सफ़र कर नहीं सकता क्योंकि तमाम सारे गाइडलाइन से होकर गुजरना होता है। इस बीच अपने वाहन से लोग आवागमन कर रहे थे, फिर चाहे वो दुपहिया वाहन से आएँ या चार पहिया से आएँ, लेकिन अब तो बॉर्डर ही सील हैं, तो करे क्या वो आदमी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज स्पष्ट है, बेशक ट्रेन नहीं चल रही क्योंकि कोविड के चलते तमाम जो ट्रेनें थी वो बंद कर दी गई थी, ये तमाम जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे, यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्टेशन था, यानी कि जो बसें चलती थी, यानी सरकारी बसें चलती थी जो एक दूसरे शहर से एक दूसरे शहर में जाती थी, वो भी बंद कर दी गई थी। मगर आप बात करें, अब जब रास्ते ही बंद है, लोकल ट्रेनें चल नहीं रही है, अगर मान लीजिए किसी को दिल्ली से अगर फरीदाबाद तक उसे अपने कह सकते हैं अपने काम धंधे के लिए जाना है तो वो कैसे जाएगा, क्योंकि रास्ते बंद है, बॉर्डर बंद है, अपनी व्हीकल से भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जो लोकल गाड़ियां चलती थी, ट्रेनें चलती थी, वो भी नहीं चल रही है, मेट्रो सेवाएं हैं वो भी बाधित पड़ी हुई हैं। तो सोचिए आप उसकी परिस्थिति कितनी होगी, और अब लगभग अब 12 दिन होने लगे हैं और एक व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठा हुआ है सिर्फ 12 दिन से, इसीलिए कि रास्ता मिले ताकि वो अपने काम धंधे या फरीदाबाद जा सके या पलवल जा सके या फिर कहीं अपना काम धंधा कर सके, या पलवल से जो दिल्ली आते हैं काम धंधा करने के लिए लोग बाग नौकरियां करने आते हैं वो भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रास्ते सारे बंद हैं। कहीं ना कहीं परेशानी तो होनी है, मगर सरकार अभी भी कहीं ना कहीं जनता के बारे में नहीं, सिर्फ कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, ना कि जो बिल लेके आई है अगर बिल में कुछ संशोधन कर दे ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके और किसान वापस जा सके और कहीं ना कहीं रास्ता खुल सके, और तो जो डेली कमाने वाला है, जो डेली कमाने के साथ डेली अपने बच्चों को कुछ गुजारा करता है, वो सोचिए उसकी परिस्थिति। लेकिन राजीव देखिए, अब सबसे बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि संशोधन के लिए सरकार तो तैयार हो गई, लिखित में भी चीज़ें करने के लिए हुई, लेकिन बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अब किसानों ने कह दिया कि कानून रद्द करोगे या नहीं ये बता दो, यस एंड नो। अगर कानून रद्द नहीं होते हैं तो फिर यही स्थिति रहेगी और विकराल तस्वीर दिल्ली में देखने को मिलेगी राजीव, अगर कानून रद्द नहीं होते हैं तो। और सरकार कानूनों को रद्द करने के फिलहाल तो मूड में लग नहीं रही और संशोधन पर किसान अब मान नहीं रहे। विषम परिस्थितियां हैं, विकट स्थिति पैदा हो गई हैं। अब देखना यह है राजीव के जो 9 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या कुछ फलसफा निकलता है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई के घाटकोपर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है जो गुपचुप तरीके से ड्रग्स की सप्लाई किया करता था और पुलिस को उसके पास से 200 ग्राम एमडी ड्रग्स की गोलियां बरामद हुई, जिनकी कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार आरोपी शकील कुरैशी ड्रग्स सप्लाई करने की फिराक में था, जिसको पुलिस ने जाल बिछाकर ड्रग्स खरीदने का ऑर्डर दिया और आरोपी शकील कुरैशी ड्रग्स लेकर आया और उसी दरमियान पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। पूछताछ में उसने, आपको बता दें कि, और ड्रग्स अपने घर पर छिपा कर रखने की भी बात कबूल की और पुलिस ने जेजे अस्पताल इलाके से उसके घर से एमडी ड्रग्स बरामद किया। साथ ही 4,20,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल के आजाद मैदान यूनिट और घाटकोपर यूनिट ने कल रात में एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए सर जेजे मार्ग एरिया में स्थित बिस्मिल्ला हाइट्स में के घर में रेड करते हुए एक पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 200 ग्राम एमडी और 4,20,000 रुपए की कैश बरामद की गई है। टोटल जो सीजर है वो 24,20,000 रुपए का है। इस कार्रवाई में एक पेडलर को अरेस्ट की गई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी। तो ड्रग्स पेडलर्स की कहानी पुलिस की जुबानी आपने सुनी। मुंबई पुलिस बता रही है कि कैसे ये इस कारनामे को अंजाम देता था।
ड्रग्स को लेकर लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है। आपको ये बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साथ अब मुंबई पुलिस भी सतर्क है। मुंबई पुलिस अपने अपने तरीके से नए नए तरीके अख्तियार करते हुए ड्रग्स पैडलर्स और ड्रग्स माफियाओं को पकड़ने में लगी हुई है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला आरोपी शकील कुरैशी के मामले में, जब आरोपी को खुद पुलिस ने एक जाल बिछाया और उस आरोपी से संपर्क किया कि हमें ड्रग्स चाहिए। आरोपी ड्रग्स लेकर पहुंचता है और रंगे हाथ मुंबई की घाटकोपर पर पुलिस इस आरोपी को धर दबोचती है। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यप्रकाश, किस तरह से गिरफ्तारी हुई इसकी और कैसे जाल बिछाया गया पुलिस के द्वारा? देखिए, एंटी नारकोटिक्स सेल लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से एंटी नारकोटिक्स सेल को जानकारी मिली थी एक शख्स जो है बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेकर घाटकोपर इलाके में आने वाला है, उसको लेकर एनसीबी ने जो एक जाल बिछाया। इस मामले में जिस तरह से जानकारी मिली ठीक उसी तरह से एक शख्स जो है मौके पर आ रहा है। इस तरह की चीजें सस्पेक्ट दिखाई दी। एनसीबी ने उस पर कार्रवाई करते हुए सबसे पहले उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से जो है ड्रग्स बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख बताई गई। सत्यप्रकाश, ये एनसीबी की कार्रवाई मुंबई पुलिस के सहयोग से हुई, मुंबई पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी, या फिर ये एनसीबी लगातार जो कार्रवाई कर रही है अपने स्तर पर, एनसीबी को ये सफलता, इसका श्रेय कौन ले रहा है? क्योंकि मुंबई पुलिस की भी सक्रियता दिख रही है। मुंबई पुलिस भी सीधे तौर पर अब ड्रग्स जो सप्लायर हैं उनको गिरफ्तार करने में जुटी है। देखिए, यह कार्रवाई एनसीबी की नहीं है बल्कि राज्य सरकार के जो इकाई है एंटी नारकोटिक्स सेल, मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच, ये उनकी कार्रवाई है। मुंबई पुलिस के साथ साथ एंटी नारकोटिक्स सेल लगातार कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से बॉलीवुड, यानी कि ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सत्यप्रकाश, जाहिर तौर पर ये मुंबई पुलिस की ही कामयाबी है। बिल्कुल। किस तरह से जाल बिछाया गया और कैसे पता चल पाया कि ये आरोपी है? क्योंकि एक सुनियोजित तरीके से चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए सुनील, ये जो इनपुट मिलता है एंटी नारकोटिक्स सेल को इस तरह से कि जब कोई ड्रग्स पेडलर पकड़ा जाता है तो लगातार उससे पूछताछ की जाती है, कौन कौन से संपर्क में है, अब तक कितने लोगों को उन्होंने ड्रग्स सप्लाई किया है, किन किन इलाकों में सप्लाई किया है। जिन इलाकों से ड्रग्स पेडलर पकड़ा जाता है उन इलाकों की पूरी तरह से तफ्तीश की जाती है, जानकारी रखी जाती है कि और कितने लोग हैं जो इस तरह के धंधे में शामिल है। उनके ऊपर नारकोटिक्स सेल लगातार जो है निगरानी रखती है। ऐसे में जिस तरह से कोई भी इनको इनपुट मिलता है उसके ऊपर जो है छानबीन की जाती है और तमाम जो ड्रग पेडलर रहते हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है पेडलर कि आखिर वो जो शख्स है वो कितनी मात्रा में कहां से ड्रग्स लाता है, किसको बेचता है, कितना बड़ा कारोबार है, कॉर्पोरेट लेवल पे करता है या सिर्फ अपना खुद कंजम्पशन के लिए करता है। तमाम जानकारियां उनके पास रहती है। जैसे उनको इनपुट मिलता है कि वो शख्स आज ड्रग्स लेके कहीं जाने वाला है, उसके ऊपर जाल बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। सत्यप्रकाश, ये आरोपी शकील कुरैशी जो गिरफ्तार हुआ, कहां तक इसके तार, कुछ जानकारी मिल पाई? और कौन कौन इसके इस गिरोह में शामिल था या अकेला ही इस कारोबार को चला रहा था? फिलहाल देखिए, कोई भी ड्रग्स पेडलर अकेला इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम नहीं देता, उसके साथ कई लोग रहते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रथम दृष्टया ये बताया गया है कि कुरैशी जो पकड़ा गया उसके पास से ड्रग्स के अलावा उसके तमाम साथी हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्रग्स को डिलीवरी करने में मदद करते हैं। तो जाहिर तौर पर और कई लोग रहेंगे, लेकिन एनसीबी जो है अब ये परत दर परत ये पूछताछ कर रही है कि आखिर जो पकड़ा गया उसकी जो कड़ी है वो कहां तक जुड़ी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस आया सामने, उसके बाद से ड्रग्स का एंगल सामने आता है और तब से ही मुंबई में लगातार ड्रग्स को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, राज्य सरकार की ओर से हो या केंद्र सरकार की एजेंसी की ओर से हो। सत्यप्रकाश, अब तक कई सारे ऐसे ड्रग्स पेडलर्स जो पुलिस के और एनसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं, और इस पूरे कारोबार को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। देखिए, जाहिर तौर पर ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से लगातार फिल्म इंडस्ट्री में एनसीबी ने कार्रवाई की है वो एक तो चौंकाने वाला मामला है। ऐसा सब लोगों ने मान लिया है कि मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह से ड्रग्स का धुआं है। लेकिन
अन्य जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ड्रग्स मामले से जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों के ऊपर शिकंजा कसा रहा है, तमाम ड्रग्स पेडलर पकड़े जा रहे हैं। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि टीवी एक्टर्स के भी तमाम जो सेलिब्रिटी हैं उनके यहाँ भी ड्रग्स की कारोबारों की जो है तमाम जानकारियां मिल रही हैं। इसको लेकर तमाम जो देश की एजेंसियां, चाहे केंद्रीय एजेंसी हो चाहे मुंबई की राज्य एजेंसी हो, वो लगातार इस तरह के कार्रवाई करते हुए तमाम लोगों पर शिकंजा कस रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि जो ड्रग्स का खेप आता है, कहां से आता है, कितनी मात्रा में आता है, इसको मुंबई में लाता कैसे जाया जाता है, तमाम चीजों पे जो है अब कड़ी लगाम लगाने की जरूरत है। जब तक ऊपर लेवल पे इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक निचले स्तर पे इस तरह का छोटे मोटे पकड़ने से कुछ शायद संभव नहीं है रोकना। सत्यप्रकाश, क्या माना जाए, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपना मुंह नहीं खोलते, ये लोग नहीं बताते, पुलिस की रिमांड लेने के बावजूद भी पुलिस को वो इनपुट नहीं देते कि ये लोग कहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं, कहाँ से ये ईजाद करते हैं, क्योंकि अब तक एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा नहीं हो पाया। कई सारी समुद्र की मछलियां तो आ गईं गिरफ्त में, लेकिन अभी तक वो बड़े मगरमच्छ जाल में नहीं आए। देखिए, जब से मुंबई में एनसीबी आई है तब से कम 34 लोगों की गिरफ्तारी कर पूछताछ कर चुकी है। एंटी नार्कोटिक सेल की बात कर रहे थे, कम से कम 200 लोगों को एक साल में गिरफ्तार करती है और उनसे पूछताछ करती है। मुंबई पुलिस की जो इकाई है वो भी लगातार कार्रवाई करती है और पूछताछ करती है। करोड़ों का ड्रग्स बरामद भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस तरह का ड्रग्स मुंबई में आता कैसे है, कौन सप्लाई करता है, इसका जरिया क्या है, कौन से देश से डिलीवरी की जाती है, तो इस पे काम करने की अहम जरूरत है। चाहे एनसीबी हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, या चाहे एएमसी हो, सबको मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना चाहिए। और आखिरी अंजाम तब माना जाएगा जब मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने वाला शख्स मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। जी सत्यप्रकाश, कहा जाता है कि सिस्टम और शासन जब मिलकर किसी पर मेहरबान हो जाएं तो फिर देर नहीं लगती फकीर से रंक बनने, उसको राजा बनने में। और ऐसा ही कुछ लग रहा है कि इस पूरे कारोबार को अगर देखा जाए तो किसी न किसी बड़े आका, बड़े गुर्गे का संरक्षण प्राप्त है, फिर चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे सफेद पोश हो, खादी हो या खाकी हो। जाहिर तौर पर तमाम चीजें जब सामने आने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब तो यही समझा जा सकता है, लेकिन खुले तौर पर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सरकार और प्रशासन नहीं, ऐसे मामले जब आते हैं सत्यप्रकाश तो ट्रक की सुई जो है वो लगातार घूमकर इशारा करती है कि आखिर वजह क्या है कि उस बड़े नेटवर्क का खुलासा नहीं हो रहा, वो बड़ा नेटवर्क ध्वस्त नहीं हो रहा, जो ये लोग लगातार वहां से नशे का सौदा लेकर आते हैं और उसको जगह जगह ये लोग बांटते फिरते। देखिए, अगर सरकार को इसको फायदा नहीं होता तो सरकार जरूर इस पे लगाम लगाती, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार को भी इससे बड़ा फायदा है। यही वजह है कि सरकार जो इस पूरे मामले पर जो है गंभीरता से जो है नहीं ले रही है। यही वजह है कि जो छोटे मोटे तमाम ड्रग पेडलर है वो आए दिन पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बड़े खेप वाले हैं शायद उनका तक या तो पहुंचा नहीं जा रहा है या तो पहुंचने की कोशिश नहीं की जा रही। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कानून के हाथ इतने बौने हो जाएं सत्यप्रकाश कि ऐसे लोगों के गिरेबान तक न पहुंचे। कहा भी जाता है कि कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि 7 समंदर पार में भी अगर कोई आरोपी बैठा है तो उसकी गर्दन पकड़कर खींच के लाने का काम कर सकता है कानून। लेकिन न जाने क्यों इस मामले में कानून के हाथ भी बौने लग रहे हैं और लग रहा है कि आखिर ये मेहरबानी क्यों। ऐसे ही लोग धरे जा रहे हैं जिसके पास 20 ग्राम, 50 ग्राम, 80 ग्राम इस तरह का अगर ड्रग्स बरामद हो रहा है। देखिए सुनील, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कानूनी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की लचीली है। यही वजह है कि जो आरोपी पकड़े जाते हैं वो भी छूट जाते हैं। दूसरी बात, जब बड़े खेप वाले पकड़े जाते हैं तो शायद उनके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बराबर नहीं होता, जिस तरह से एंटी नार्कोटिक कार्रवाई करना चाहती है उस तरह की शायद कार्रवाई न कर सके। तो तमाम चीजें हैं, एक तरफ कानून का लचीलापन है, दूसरी तरफ जो है राज्य के राजनेताओं का दबाव भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर कानून में अमेंडमेंट किया जाता है तो शायद ये जो कार्रवाई होती है सत्यप्रकाश लगता नहीं। देखिए, कानून तो सख्त है, कानून सख्त है और कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून की धाराएं भी चेहरा देखकर
कहा जाता है कि टीका किया जाता है, वो वाली स्थिति। देख लिया जाता है कि इस व्यक्तित्व का कितनी ग्रेविटी है, कितना वजन है। अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी है या फिर बड़ा कोई नामचीन है, बड़ा कारोबारी है, बड़ा पैसे वाला है, तो उसके लिए धाराएं अलग हो जाती हैं। और ऐसी छोटी मछलियां जो इस दलदल में घुसने की कोशिश करती हैं, उन पर तो तमाम सारी धाराएं लगती हैं। कानून लगता है कि उन्हीं के लिए आया। देखिए सुन, मेरे ख्याल से जो भी एजेंसियां जांच कर रही हैं ड्रग्स को लेकर, वो बिल्कुल चाहेंगे कि बड़ी कार्रवाई हो, बड़ी उपलब्धि उनको मिले। लेकिन इस तरह से चीजें शायद इनपुट उनको नहीं मिल पाता होगा, या फिर पूरी चीजें जो खुलकर सामने ही ना आती हुई, या तो फिर किसी का दबाव होगा, ये भी चीजें हो सकती है। लेकिन बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को इस पूरे मामले में गंभीरता से लेना चाहिए और इस पे जो है बड़े लेवल पे कार्रवाई करवानी चाहिए। और हम भी लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं सत्यप्रकाश कि इस तरीके के मामलों में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो और जहां से ये नशे का कारोबार फल फूल रहा है उस पर विराम लगे। जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन करके जिन्होंने टोल नाके जाम कर दिए हैं, ऐसे उम्मीद करते हैं कि मुंबई में ड्रग्स के कारोबार पर, नशे के कारोबार पर ऐसे पूरी तरह से टोल नाके जाम हो जाएं, इन लोगों की बिल्कुल एंट्री बंद हो जाए, इस तरह की उम्मीद है। अब देखना यह है सत्यप्रकाश कि यह आखिर कब मुमकिन हो पाता है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार।